हिस्ट्री जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक टाइम मशीन अगर सोच के चले ना, टाइम मशीन के बारे में सुना है आपने कि एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट जो शायद अभी तो पॉसिबल नहीं है कि हम टाइम में पीछे चले जाएं, हम टाइम में आगे चले जाएं, है ना। तो हिस्ट्री का पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि हिस्ट्री है क्या। इसमें कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, देखते हैं। पहले तो इतिहास क्या है, इसका सवाल जानेंगे, मतलब इस सवाल का जवाब जानेंगे। इतिहास का महत्व, इसकी जरूरत, इसकी नीड्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री। जबकि मैं जब अपने मॉडर्न एजुकेशन की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि यार क्यों डेट्स याद करनी है, क्यों रट्टे मारने हैं। तो फिर इतिहास क्या है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, तो हिस्ट्री है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों हमारे सिलेबस में है ये। फिर अगला सवाल का जो है हमारा, इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है, मतलब वही चीज, मतलब इन तीनों सवालों के जवाब एक ही है जो हम समझेंगे। हिस्ट्री जो हमें पढ़नी है वो इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमें पुरानी सब, जैसे आप अपने दादी दादाओं के थ्रू जानते हो कि आपकी दादी दादा कहानियां सुनाते हैं कि भाई बेटा उस टाइम पता है कैसे छप्पर के घर हुआ करते थे, आपको पता है। जैसे तुम इतने आलीशान घर में रह रहे हो ना, हम छप्पर छुआ करता था, बारिश में कटोरे लेके खड़े होते थे कि बारिश आ रही है पानी भर लो। ये क्या है, ये हिस्ट्री तो है ना। आप अपने, आपके पापा अपनी कहानियां बताते हैं, अपने स्ट्रगल बताते हैं, क्या है ये, हिस्ट्री तो है। अब अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते हैं, क्या है ये, हिस्ट्री तो है। तो हम जो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, मतलब हम पुरानी कहानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने वक्त को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भी कैसे एक वक्त हुआ करता था और आज धीरे धीरे बदल बदल के आज हम कहां पहुंच गए हैं, वो एक हिस्ट्री है। मतलब कहां थे, कभी कभी हुआ करता था एक टाइम की भी इंसान पत्ते बांधकर, कपड़े नहीं हुआ करते थे, पत्ते बांधते थे बॉडी पर, है ना, अपने आप को छिपाने के लिए। तो वो क्या थी, एक हिस्ट्री तो थी। उस वक्त कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, कपड़े बनाने नहीं जानता था इंसान। ओके, तो कभी ये आपने पढ़ा है कि भी जब इंसान पहले बंदर की तरह चलता था, फिर उसने खड़ा होना स्टार्ट किया, क्या है ये, एक हिस्ट्री तो है। इस हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, क्यों हमने पढ़ना, इसका महत्व क्या है, जरूरी क्या है पढ़नी है। क्योंकि हम हिस्ट्री से सीखते हैं कि जो गलतियां हिस्ट्री में हुई हैं लोगों से, उसे हम दोहराए ना, वो गलतियां हम ना करें। एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि समझदार इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, वो नहीं जो गलतियां करके सीखे। अगर आप सारी चीजें खुद की गलतियां कर करके सीखेंगे तो पूरी जिंदगी सीखने में निकल जाएगी ना। तो एक सबसे बेहतरीन और समझदार और काबिल इंसान वो होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे, दूसरों की गलतियों से सीखे, यार इसने ये गलती की है, मुझसे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमें हिस्ट्री ये सभी तो देती है कि जो हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं या हिस्ट्री में जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको हम कर सकें, जो गलत चीजें हुई हैं उनको हम अवॉइड कर सकें, अपनी लाइफ से निकाल सकें। तो यही हिस्ट्री हमें सिखाती है, जो हम सीखेंगे। क्या सिखा रही है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या करती है, पुरानी जो घटनाएं हैं उनकी स्टडी है। पीपल, ओके, सोसाइटी एंड हाउ ह्यूमंस लिव्ड, और इंसान कैसे रहते थे। व्हाट दे डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या खोजा। आप पढ़ रहे हो, मैंने बताया था कि 2 पाई आर पढ़ा है, पाई की वैल्यू पढ़ी है, वो कहां से इंसान ने खोजा ना, जब पहिया गोल बनाना था तो उन्होंने पाई का आविष्कार किया, 22/7 का रेशियो निकाला, है ना। तो ये हिस्ट्री से तो पढ़ा हमने, तो हिस्ट्री इसलिए जरूरी है हमारे लिए। हाउ फेल, वो कैसे गिरे, एंड हाउ द प्रेजेंट वर्ल्ड वॉज सेव्ड, और आज का जो दुनिया है वो कैसे बनी, ये इस तरह की कैसे बनी, पुरानी कैसे कैसे बदल बदल के ये दुनिया बनी आज के टाइम में। हिस्ट्री रिमेंबरिंग डेट्स एंड इवेंट्स, जो हिस्ट्री है वो इवेंट्स को रिमेंबर कराती है, डेट्स को रिमेंबर कराती है, बट ऑल्सो अबाउट लर्न पास्ट सो दैट वी कैन मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। मतलब हम आने वाले फ्यूचर में बेहतर डिसीजन ले सकें हिस्ट्री से सीखने के लिए, हिस्ट्री से सीखने के बाद, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, आपका क्या जवाब है, क्योंकि पुरानी इवेंट्स को, पुरानी घटनाओं को समझ सकें, है ना।
पुराने जो डिस्कवर्ड हैं उनको समझ सकें, पुरानी चीजें जो हुई हैं उनको समझकर नई चीजों को कर सकें। भाई एक बात बताओ, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको डिस्कवर होके मिल गई। अगर आप उसको ना पढ़ के, उसकी हिस्ट्री ना पढ़ के सीधा पाइथागोरस, जब आपको जरूरत पड़ी थी एक साइड निकालने की कोई सी, फिर से पाइथागोरस बनाते आप तो कितना वक्त जाता, फिर तो दुनिया आगे बढ़ती ही नहीं ना। हर कोई अपने आप से रिसर्च करता, पुरानी रिसर्च की हेल्प ना लेता तो फिर दुनिया इतनी आगे नहीं जाती। भाई जो आइंस्टीन वगैरह जो रिसर्च कर गए, उनकी रिसर्च के बेस पे तो लोग आगे लेके चलिए चीजों को, है ना। तो पुरानी डिस्कवर्ड का फायदा उठाया जा सके, पुरानी चीजों का फायदा उठाया जा सके, पुराने नुकसानों को अवॉइड किया जा सके कि ये रास्ता नहीं पकड़ना, ये गलत है, वहां पर गलत हुआ था उस इंसान के साथ। हिस्ट्री वो एक समय की बात करें तो हिस्ट्री अगर समय में देखें, काउंट करें, तो समय की बात यह है सिर्फ हिस्ट्री बच्चों कि अब से 10 मिनट पहले की बात भी बताए ना तो वो भी हिस्ट्री में काउंट करेंगे। आई समझ में कि आज सुबह जो है ना मेरे को नाश्ते में कुछ मिला नहीं, ये भी तो हिस्ट्री में काउंट होगा। लेकिन हिस्ट्री ये लिखी नहीं जा रही। हिस्ट्री मतलब क्या है यार, अभी मुझे क्लियर नहीं हो रही बात। फिर ये हिस्ट्री लिखी किसकी जाती है? अगर मेरी पुरानी कहानी नहीं सुनी जा रही है, लिखी जा रही है, तो आप लिख सकते हो, आपकी हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री हो सकती है। लेकिन जो पूरी दुनिया पढ़ेगी, पूरा देश पढ़ेगा, वो हिस्ट्री उन लोगों की होती है जो हिस्ट्री बनाते हैं, जो स्पेशल होते हैं, जो अलग होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जो कुछ अलग करते हैं। आइंस्टीन के बारे में हम पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि कुछ अलग किया। अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि कुछ अलग किया। अंग्रेजों ने इस देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग किया। हम गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग थे। दे आर हिस्ट्री मैन। ओके, मैं आपको कहानी सुनाने लग जाऊं कि बेटा पता है क्या, पहले मैं बहुत पढ़ता था, फिर मैंने एग्जाम दिए, फेल हो गया, फिर वो किया, दुनिया भर की बातें। आई एम ए हिस्ट्री मैन? नॉट, आई एम नॉट ए हिस्ट्री मैन। बिकॉज ये कहानी हर ज्यादातर इंसानों के पास है। हिस्ट्री क्या होगी? जब जो कहानी आपने बनाई है, जो चीज आपने की है, वो किसी और के पास नहीं है, वो हिस्ट्री है। वो आप लोग आपको तवज्जो देते हैं कि हाँ दिस इज यूनिक पर्सन, ओके, नो वन लाइक हिम, नो वन लाइक हर, वो हिस्ट्री है। ओके, अब हिस्ट्री की हम अगर डेट की बात करें तो हिस्ट्री की डेट को काउंट कैसे किया जाता है, कैसे हम हिस्ट्री को देखते हैं, हम कब से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतनी सारी हिस्ट्री को कैसे कवर करेंगे। आज का लेक्चर यही है कि आज हम हिस्ट्री का एक फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम मतलब कहां से स्टार्ट की जाती है हिस्ट्री पढ़ने और कहां तक पढ़नी है, और बीच बीच में कौन कौन से मेन इवेंट है जिनके बारे में हम सीखेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या यूपीएससी वाले हर एक बच्चे के लिए कामयाब है, जैसे मैंने डिजाइन किया है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट एंड वी ट्राई टू मेक ए फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। हम क्या बनाएंगे? एक हिस्ट्री का एक फ्रेम बनाएंगे कि भाई ये हिस्ट्री है, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी डेट्स को समझते हैं। हम डेट्स को जो देखते हैं ना हिस्ट्री की, वो दो तरह से देखते हैं, एक बीसी में और एक एडी में। इनकी फुल फॉर्म भी मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। बीसी मतलब, इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं बच्चों, इसमें मैथ घुस गया चलो देखो भाई बेटा, इसमें बीसी होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस। जीसस का नाम सुना होगा आपने। जो ईसाई कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनका एक भगवान होता है जिसको जीसस बोला जाता है। जब वो पैदा हुए थे तो उनके पैदा वाली डेट को 0 कैलेंडर बना दिया गया कि आज से दिन स्टार्ट होंगे दुनिया, मतलब उनका जो कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है वो आज से, मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन से डेट क्या रख दी गई? 0। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे डे बढ़ते गए वो दिन बढ़ते गए। उसके पहले की डेट को, उसके पहले से जितने भी साल पहले होंगे वो क्या बोलेंगे? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर यानी जो आपके ईसा मसीह थे उनके पहले की बात वो बीसी में गिनी जाती है। उनके बाद की बात एडी में काउंट होती है, और एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनो डोमिनी। ठीक है, और एक बिफोर क्रिस्ट। ठीक है,
बीसी की फुल फॉर्म। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं ईसा मसीह के जन्म को कितने दिन हो गए अभी तक? 2020 साल। 2020 चल रहा है ना अब, तो 2020 साल उनके जन्म को हो गए हैं, क्योंकि अब कितनी चल रही है? 2020 25 चल रही है ना, मैं 5 साल पीछे पहुंच गया। एडी क्या चल रही है? 2025 एडी, मतलब उनके जन्म को कितने साल हो गए? 2025 साल हो गए। कितने साल हो गए? तो ये 2025। अगर मैं आपसे लिखूं 1000 बीसी, मैंने एक डेट लिखी, क्या लिखी मैंने? 1000 बीसी एक डेट लिख दी, तो मतलब ये कितने साल पुराने की बात है? मतलब 1000 बीसी में अलीशा पैदा हुई, मैंने ये बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? अलीशा पैदा हुई 1000 बीसी में। कोई और अलीशा होगी, इसको नहीं लेते हम, ये तो अभी ऐसी 11-12 साल की है, ठीक है। तो 1000 बीसी की बात कर रहे हैं, अलीशा पैदा हुई, तो कितनी पुरानी बात हो गई ये? 1000 साल की हो गई, और 3025 साल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये जो डेट है ये 0 से स्टार्ट हुई 2025, इससे पहले 1000 साल पहले की बात है, इस 0 से भी 1000 साल पहले की बात है ये बीसी मतलब। तो यहां से यहां तक कितने साल हो गए? यहां से यहां तक 1000 साल पहले तो यहां तक पहुंचे, फिर यहां से यहां तक 2025 ही हो गए, कितने हो गए? 3025 साल पुरानी बात है ये। आई बात समझ में? आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता जो की जो खोज की गई थी ना, तो बताई जाती है वो 3000 साल, 3000 बीसी की बात बताई जाती है। वो कितनी बीसी की? 3000 बीसी की बात है वो। तो फिर हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी हो गई? 5025 साल पुरानी हो गई हड़प्पा सभ्यता। बात समझ में है कि नहीं? तो ये क्या है? डेट को पता लगाने का तरीका है। सिम्मी देखना, एक बार फोन आ रहा है, इनसे पूछ लेना, इंफॉर्मेशन देंगे आपको कुछ। ये हैंड फ्री करके बात कर लो उधर, ठीक है? बात समझ में आई? तो ऐसे ही जैसे आप बहुत सारी डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है डेट्स के हिसाब से हम चीजों को, इवेंट्स को देखते हैं कि भी उस समय की बात है, ऐसे हुआ करता था, उस डेट की बात है। जैसे अशोक की बात करेंगे, तो अशोक की बात करें, जैसे 298 में अशोक का, मतलब 261 के आसपास अशोक का राज आया, 61-59 के बाद, मतलब इतना कुछ इसमें अशोक राजा था, ये बीसी की बात है। तो कितने साल पुरानी बात हो गई ये? कितने साल हो गई? 2025 साल तो ये हो गए, और 259 साल ये हो गए, है ना? ये जुड़ेंगे ना, क्योंकि ये बीसी की बात है। तो 2025 में कितने जुड़ जाएंगे? 259 सॉरी 200, तो कितने हो गए? 4, 6, 8, 9, 2 और 2, 2294 साल पुरानी बात है ये। यानी कि अशोक की जो कहानी पढ़ते हैं ना, वो कितनी पुरानी है? 2294 साल पुरानी है अशोक की कहानी। और कितना, इतनी पुरानी हिस्ट्री में अशोक कितना बड़ा राजा रहा है, कमाल की बात है ना। अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि बीसी पढ़ लिया, 259 बीसी पढ़ लिया, 270 बीसी पढ़ लिया, लेकिन हमें पता नहीं चला कि कितनी पुरानी बात है। हम फील करें, देखो हिस्ट्री जो है ना, मैंने बताया ना, टाइमिंग मशीन है एक। आप बस ये सोचो कि आप उसी टाइम में पहुंच गए, अशोक के टाइम में। आप मान लो अशोक एक राजा है, आप उसके दरबार में बैठे हुए उसकी हिस्ट्री लिख रहे है कि नहीं? अशोक तू कर जो तुझे करना है, मैं बैठा हूं इधर हिस्ट्री लिखने के लिए तेरी। आई एम ए हिस्टोरियन, ओके? तो आप ये सोच के, तो इतनी पुरानी कहानी अशोक की, आपने सुना भी होगा, उसने अपने 100 भाइयों को मारा था, 99 भाइयों को मारा था, सुना था कि नहीं? कुछ हिस्ट्री पढ़ी है उसकी कि उसके 100 भाई थे, उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया। किस चक्कर में? राजा बनने के चक्कर में। आज हम उस फ्रेम को ही तो तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री के, ठीक है? तो हमने डेट के बारे में समझ लिया कि इसकी डेट्स कैसे पता करते हैं। अब बीसी और एडी में कोई कंफ्यूजन होगा क्या? आपको बीसी में दे या एडी में दे, आप पता लगा पाएंगे कितनी पुरानी बात है, ओके? एडी में तो सीधा वही उतनी पुरानी होगी जितनी, अगर मैंने बोल दिया 712 एडी, मतलब 700 एडी बोल दिया मैंने, 700 एडी की बात की, तो कितनी पुरानी बात हो गई? 700 एडी की बात है ये। पुरानी कितनी हो गई? अब से पुरानी कितनी हो गई? 1300 साल पुरानी होगी ना लगभग, क्योंकि 2000 चल रहा है ना अब भाई। 0 से 700 तो सुनो, 13
अरे मेरे भाई, हाँ बिल्कुल 1325 हो गई। 0 से 700 साल तो उनके जन्म के बाद की बात है ये। किनके? ईसा मसीह के। आप जो कह रहे हो ना 700 साल तो उनके जन्म के बाद हुए हैं। अब से कितनी पुरानी बात है ये? अब तो 2025 चल रही है ना, ये 700 एडी की बात है, तो 1325 साल पुरानी हो गई ना। अभी आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? चलो वेरी गुड। यानी कि हमारे को डेट्स क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये वाली जो घटना है, ये जो इवेंट है वो कब के हैं। ठीक है कि नहीं? चलो अब आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ और भी। अब हम हिस्ट्री को जो देखते हैं, हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? कि भाई जब हमने हिस्ट्री ढूंढनी स्टार्ट की, चलो इसको भी छोड़ते हैं, हम पहले ये समझते हैं कि ये जो हिस्ट्री है, इसको यहां से देखते हैं। पहले इसको पीछे करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री की जानकारी मिलती कहां से है? शुरू से वहीं से देखते हैं। अब हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बच्चों, उसको देखो, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, पता नहीं कब से, जब से इंसानों ने चीजों को समझना स्टार्ट किया है, इंसानों कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया है। भाई अब जो पुरानी हिस्ट्री, जब अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो उस टाइम का इंसान तो कोई जिंदा था नहीं, उनकी पीढ़ी भी कोई जिंदा नहीं थी, वो तो खत्म हो चुका था पूरा शहर। ओके, तो हमने कैसे पता लगाया कि ये इतनी पुरानी बात है हिस्ट्री का? हम पढ़ चुके हैं उस चीज को, किससे? कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग से पता तो लगा लिया कि इतनी साल पुरानी बात है, 5000 साल पुरानी बात है। वहां का माहौल कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, वहां की कल्चर कैसा था, वो सब किससे कैसे पता चला? हिस्ट्री से। हिस्ट्री मतलब वहां के जो हमें चीजें मिली, कार्बन डेटिंग से चीजों का पता चला, बहुत सारी वहां की स्क्रिप्ट्स लिखी, वहां की जो पिक्चर्स मिली, पिक्चर से अंदाजा हुआ कि भी क्या क्या हुआ करता होगा उस टाइम। ओके, लेकिन हमने जब इतनी बड़ी हिस्ट्री को देखा, तो हमें समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी हिस्ट्री को कैसे समझा जाए, कैसे याद किया जाए। तो हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई एक हिस्ट्री जो बहुत पुरानी थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की बात की गई, जो 2000 3000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी है, उसको एक हिस्ट्री बना दो, उसे बोल दो पुरानी हिस्ट्री। क्या बोल दो उसको? पुरानी हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोल दो उसको? एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। प्राचीन मतलब पुराना इतिहास। फिर एक दौर बदला, एकदम से बदला। कब बदला? जब इंडिया के अंदर बाहर विदेशी लोग आने लगे, जो अरब के लोग आने लगे, तो उन्होंने जब वो एंटर किए इंडिया के अंदर, तो कुछ बदलाव किए इंडिया के अंदर उन्होंने लाके, कल्चर में बदलाव किए, चीजों में बदलाव किए, तो एक नई तरह की हिस्ट्री बनने लग गई। क्या बनने लगी? नई तरह की हिस्ट्री बनने लगी। जब एक नई तरह की हिस्ट्री बनने लगी, तो उस हिस्ट्री का एक और नाम दे दिया कि भाई अब यहां से आगे जो हिस्ट्री होगी, इसका कुछ नया नाम रखते हैं। पुरानी वाली को प्राचीन रहने देते, यानी कि एंशिएंट रहने देते। अब जो इन्होंने बाहर के लोग आके अपना अपना इन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, कांड करने स्टार्ट कर दिया, राज स्टार्ट करना कर दिया, वहां से एक नई हिस्ट्री बनाते। तो वहां से जो स्टार्ट हुई हिस्ट्री, उसको बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिडिवल। अब इन राजाओं, बाहर के राजाओं ने राज करना स्टार्ट कर दिया, एक वहां से हिस्ट्री नई स्टार्ट। तो उस बीच का वो उस दरमियान जो चीजें हुई, तो वो मिडिवल हिस्ट्री में आ गई। उसके बाद फिर और नई नई शक्तियां आने लगी, नए लोग आने लगे। कैसे? गोरे आने लगे। अब कौन? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, है ना, ये लोग आने लगे। अब इन लोगों ने कुछ और नए कांड करने स्टार्ट कर दिया अपने देश में। इन्होंने फैक्ट्रीज लगाने स्टार्ट कर दी, है ना, अलग तरह के धंधे करने स्टार्ट कर दिए। अब जो हिस्ट्री बन रही है वो बहुत अलग तरह की थी, वो बहुत फास्ट चलने वाली थी। अब जो चीजें हो रही हैं बहुत अलग हो रही हैं, दुनिया एकदम बदलती दिख रही है। तो इस हिस्ट्री को नाम दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने पहले तो हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी में? 3। पहली जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री थी, जिसमें कोई और नहीं था, जो हमारे हमारे इस धरती, जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, जिसमें 16 महाजनपद थे, अशोक ने सारे के सारे जीते थे, याद है कि नहीं? तो वो जो धरती थी, उसके अंदर जो चीजें हो रही थी, वो सब किसमें आ रही थी? एंशिएंट हिस्ट्री में, पुरानी हिस्ट्री में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इंडिया में कुछ बदलाव आने स्टार्ट हुए।
हिंदुस्तान में हमारे कुछ चीजें अलग होनी स्टार्ट हुई। वो कौन था? जो अरबियन, बाहर के विदेशी लोग, अफगानी लोग, वो आने लग गए और अपना कुछ नया राज, नई चीजें, नई कल्चर तैयार करने लगे। यहाँ पर लोगों का दिमाग अलग तरह का बनाने लगे। तब एक नई हिस्ट्री स्टार्ट हुई जिसको बोला गया मिडिएवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन इतिहास। फिर उसके बाद और नई चीजें आनी स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर। वो जो राज कर रहे थे लोग, है ना, उसके अलावा एक कम बाहर के गोरे आने लग गए। ठीक है, तो वो जैसे अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तो जब से जो उन लोगों ने जो काम किए, उनकी जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई है उस टाइम से, वो कौन सी हो गई? मॉडर्न हिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से आपको हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है और क्यों किया गया है, कब कब का टाइमिंग है, वो तो आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर होगा कि नहीं हिस्ट्री का? चलो आगे। आज हम पूरा का पूरा हिस्ट्री का फ्रेम बनाएंगे, मतलब उस टाइम से लेके जब से हिस्ट्री लिखी जा रही है, जब से हम पढ़ते हैं तब से, और आज 2025 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, आज ही के लेक्चर में, चाहे वो लेक्चर 4 घंटे का हो या 5 का हो या 10 का हो या 1.5 घंटे का हो या आधे घंटे का हो, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। अब समझने की बात यह है, जब एंशिएंट हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री की बात करेंगे, तो देखो ये पूरी हिस्ट्री थी, इसमें पूरे 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये सब हिस्ट्री थी, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं था। ओके, सब इंडिया ही था ये। तो ये वो मैप है इंडिया का हमारे, जब वो एंशिएंट इंडिया हुआ करता था, पुराना इंडिया हुआ करता था। ओके, ये सारा इंडिया, ये है हमारा मिडिएवल इंडिया। जब बाहर के 1200 से माना जाता है 1761 तक, लेकिन हम और पीछे से मान के चलेंगे इसको, जब से विदेशी लोग आने स्टार्ट हुए, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन 1200 से नहीं, और पीछे से, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी मॉडर्न इंडिया। ये है आज मॉडर्न इंडिया, ये है। इसमें मॉडर्न इंडिया में भी और भी चीजें हो गई हैं, ये और मतलब इतना भी कम हो गया हमारा इंडिया। ये तो पाकिस्तान वगैरह तो चला ही गया हमारे हाथ से। ये भी इतना एरिया ये दिख रहा है ना, ये एरिया पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, और ये एरिया, सॉरी, चीन ने ये एरिया ऑक्युपाई कर रखा है, ये पाकिस्तान ने कर रखा है। ठीक है, तो अब हमारी इंडिया ये वाली है आज के टाइम में, ये मॉडर्न इंडिया है। ये हमारी मॉडर्न इंडिया, ये हमारी मिडिवल इंडिया, जो पुराने जब ये राजा पड़ते हैं ना, अकबर, बीरबल और बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, ओके, गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, ये जब ये वाले वो इस टाइम का इंडिया है ये। ओके, और ये जब अशोक पढ़ते हो, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हो, बिंदुसार पढ़ते हो, है ना, हर्यक वंश पढ़ते हो, बहुत पुरानी हिस्ट्री, तब का भारत हमारा ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी। अभी बस थोड़ा थोड़ा समझो, जो अभी स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो देखो, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये तो आपको समझ में आया कि हमने हिस्ट्री को अपने, वैसे तो देखा जाए तो हिस्ट्री को 2 तरीके से पढ़ते हैं, तो हम इंडिया की हिस्ट्री, एक हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को तो हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री को देख रहे हैं। और इंडिया की हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड में, 3 टाइम में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कौन सा? पुरानी, प्राचीन, मतलब एंशिएंट। एक हमने मिडिवल, मतलब जो बीच में आई, जिसमें बाहर के राजा आए, और एक मॉडर्न, जिसमें अंग्रेज राज करके गए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं बात कि इनको भी छोड़ते हैं अभी, कि भी कहां से भारत का नाम पड़ा, ये आप खुद से पढ़ लोगे। ठीक है, हम सीधा आते हैं कि इसकी जो जानकारी है इंडिया की, मतलब हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की, ये इतनी सारी जानकारी हमारे कहां से आई, किसने? अब मान लो सोफिया हिस्टोरियन है, मतलब इतिहास लिखती है। ओके, अब इसे क्या पता अकबर क्या करके गया था, इसे क्या पता अशोक के टाइम में क्या हुआ था, इसे क्या पता हड़प्पा सभ्यता का। तो उस टाइम ये सब इतनी बड़ी हिस्ट्री हमारे सामने कैसे रखी है? कौन था वो? कौन, कैसे पता चला इस सब का, पूरी जानकारी का? तो उसको पता लगाने में हमें 4 जगह से हेल्प मिली है। कितनी जगह से? 4 जगह से हेल्प मिली है। धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, भाई जैसे बाइबल लिखी गई, तो बाइबल जब लिखी गई होगी तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम क्या चल रही होंगी चीजें, तो उस टाइम का माहौल भी तो लिखा गया होगा इसके अंदर में। गीता, रामायण, महाभारत, है ना,
ये सब जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं इनमें बहुत कुछ लिखा गया उस वक्त का, तो यहां से पता चला, है ना। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, मतलब चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, चाणक्य नीति, बहुत तेज आदमी था ये, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया था, है ना। सीरीज भी बनी हुई है इसके ऊपर एक, है कि नहीं। तो इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, इसमें बहुत कुछ लिखा था, बहुत जानकारी लिखी थी, वहां से पता चलता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ थे, हिस्टोरिकल ग्रंथ। अगला है रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, मतलब क्या होते थे, जो बाहर के लोग आते थे ना अपने देश में घूमने के लिए, तो वो लोग अपने देश की जानकारी लिखते थे कि भी इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, ये रहते कैसे हैं, ये खाते कैसे हैं, ये घूमते कैसे हैं, ये करते क्या है। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपनी किताबों में, वहां से पता चला। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस, इसका मतलब क्या है कि जो हमें मिली हैं चीजें, जैसे हड़प्पा सभ्यता हमने खुदाई की, वहां से चीजें हमने कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगाया, तो एक वो भी वजह है हिस्टोरी का पता लगाने का। तो हमने 4 तरीके से हिस्टोरी को, मतलब हिस्ट्री को समझा, 4 तरीके से हमें जानकारी मिली हिस्ट्री की। आज हिस्ट्री आपको वैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो से, ओके। आपको ये जो कहते हैं कि सर क्या पढ़ाओगे, चैप्टर पढ़ाओगे, ये सब कवर हो जाएगा, इसमें सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे जब ये पूरा करवा दूंगा ना मैं, लेकिन वक्त लगेगा, कम से कम 1 महीना लगेगा पूरी हिस्ट्री को खत्म। 1 महीने में हिस्ट्री की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बचेगी आपके पास जो होगी नहीं, सारे चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 सब कवर हो जाएंगे इसमें, ओके। तो क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे पत्थरों से पता लगाया, मंदिरों वहां गुफाएं मिली उनसे पता लगाया, वो क्या है, सब आर्कोलॉजिकल एविडेंस थे। मतलब आर्कोलॉजिकल एविडेंस का मतलब समझते हो, पुरानी खुदाई से पता लगाना, है ना। आर्कोलॉजिस्ट जो खोदते रहते हैं, जमीनों को खोदते रहते हैं, मंदिर मिल रहा है, मस्जिद मिल रहा है, ये आजकल ये बहुत चल रहा है ना, तो उनसे हिस्ट्री का पता लगता है, ओके। तो ऐसी खुदाई से पता चला। अब आते हैं हम अपनी, तो ये तो हमारा हो गया है, चलो अब आते हैं हम अपनी हिस्ट्री पे। सबसे पहले हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में एक चीज मेन देखी गई है, जीवन, हमारी जिंदगी। भाई हर एक चीज किस चीज से जुड़ी है, जिंदगी से जुड़ी है, राइट। जिंदगी में क्या होता है, कठिनाई आती हैं, मुश्किलें आती हैं, फिर इंसान क्या करता है, आसान रास्ता ढूंढता है। जब जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तब तब इंसान क्या करता है, एक सरल मार्ग ढूंढता है, एक आसान रास्ता ढूंढता है उस मुश्किल से बाहर निकलने का। एक आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि औरतों को जलाया जाता था जब वो विधवा हो जाती थी, है ना। दलितों को पानी तक का नहीं पिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाया करता था, सुना कि नहीं, ये हिस्ट्री में। तो ये एक क्या था, एक मुश्किल जीवन था। कुछ इंसानों के लिए इतनी मुश्किलें होती चली गई, मतलब परेशानियां होती चली गई, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो उन मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा कि नहीं, है ना। मान लो आप कमजोर हो, आपका पड़ोसी दबंग है, वो सताता है, परेशान करता है, तो तंग होते रहोगे, होते रहोगे, होते रहोगे। क्या सोचोगे, एक दिन आएगा कि भाई बहुत हुआ, अब कुछ हल निकालते हैं इसका, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालोगे कि नहीं, कब तक तंग होते रहोगे। तो हिस्ट्री में एक चीज बहुत ज्यादा रिपीट होती है कि जब जब इंसान मुश्किलों में जाता है तब तब वो आसान रास्ता ढूंढता है, और तब तब हिस्ट्री बनती है, ओके। जैसे सबसे अगर पुरानी बात करें, बिल्कुल शुरू से चलते हैं, हमारी जो हिस्ट्री लिखी गई है, इंडियन हिस्ट्री, वो लिखी गई है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता कहां से आई, खुदाई से निकली। किससे निकली, खुदाई से। और उसको ढूंढने की वजह क्या रही, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, मतलब खुदाई आर्कोलॉजिकल वही तो होती है, तो उससे वो हिस्ट्री का पता लगा। सबसे पुरानी हिस्ट्री इंडिया की वही मानी जाती है, इससे पुरानी हिस्ट्री का हमें कोई अंदाजा नहीं है। कौन सी हिस्ट्री है सबसे पुरानी इंडिया की, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा इसका नाम क्यों पड़ा, कोई ऐसा तो था नहीं, कोई लिखा मिल गया बोर्ड, जब खुदाई की तो एक बोर्ड मिला कि यह है हड़प्पा सभ्यता, ऐसा कुछ नहीं मिला, इसका नाम दिया गया है, ये सभ्यता थी हड़प्पा। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहला शहर मिला वो हड़प्पा शहर था, वो शहर जगह का नाम हड़प्पा था, ठीक है, ओके। और
इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। वो क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सारी की सारी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। किसके किनारे थी? इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है इसी को, सेम को? क्योंकि पहला शहर हड़प्पा मिला। ओके, इसीलिए ये सबसे पुरानी हिस्ट्री मानी जाती है। ये कब की बात है? हड़प्पा सभ्यता की कब की बात है बच्चों? 3000 बीसी की, लगभग 3000 बीसी, मतलब कितने साल पुरानी हो गई? 5000 साल पुरानी बात है ये, है 5025 साल पुरानी बात है। बच्चों को डेट का तो अंदाजा हो गया, ठीक है? तो 5025 साल पुरानी बात है, ये सबसे पुरानी हिस्ट्री हमारी इंडियन हिस्ट्री है। इसके बाद एक और पीरियड आया जिसको बोला गया ऋग वैदिक पीरियड। क्या बोला गया? ऋग वैदिक पीरियड, ये वाला। ओके, ऋग वैदिक पीरियड जो माना जाता है वो लगभग 1000 से 1500 के बीच में माना जाता है। कितना सा? 1500 बीसी से 1500 ऋग्वैदिक पीरियड माना जाता है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच का। अभी बताओ 1500 बीसी को कितना साल हो गया होगा? 3500 साल, लगभग 25 को छोड़ दो यार, 2000 ही लेके चलो। 3500 साल से और 1000 बीसी को कितना टाइम हो गया होगा? अरे 1000, ये 3000 साल ही तो हो गया भाई। 3000 से 3500 साल के बीच का जो एरिया वो था पुराना, वो कौन सा था? ऋग्वैदिक पीरियड। कमाल की बात यह है कि ऋग्वैदिक पीरियड में इंसान बहुत खुश हुआ करते थे, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सब खुश थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें दिन निकलते गए, चीजें खराब होती गई। कैसे खराब होती गई? लोगों के अंदर बुराइयां आने लग गई, और वो जो बुराई वाला पीरियड था उसको बोला गया था उत्तर वैदिक काल, मतलब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। क्या बोला गया उसको? पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। इसमें बहुत सारी कमी आने लग गई। क्या कमी आने लग गई? अभी हम इसको बोलेंगे। तो क्या होता है कि ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर इंसान खुश थे, सब कुछ बेहतरीन था, इंसानों के हिसाब से चीजें हो रही थी, एक दूसरे की कदर की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ती गई, टाइम बीतता गया, लोगों के अंदर बुराइयां आती गई, और लोग बुराइयों के इतनी ज्यादा हो गए कि बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई। अब जब इतनी परेशानियां आ गई, आने लग जाएंगी लोगों के जीवन में, तो क्या करेंगे? वो सरलता का मार्ग ढूंढेंगे, आसानी का मार्ग ढूंढेंगे, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल में मैं दूं, 1857 की क्रांति इंडिया के अंदर हुई थी ना, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी अपनी देश की जनता भड़क गई थी, भगाओ ना अंग्रेजों को, निकालो इस देश से। और उस दिन ऐसी कंडीशन बन गई थी अंग्रेजों की, अगर हमारी इंडियन जनता और थोड़ी हिम्मत कर लेती तो उसी दिन अंग्रेजों का राज खत्म हो जाता। अंग्रेजों को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी उस दिन। अंग्रेज हमारे ऊपर बुरा, मतलब अत्याचार करते रहे, परेशान करते रहे, मारपीट करते रहे, लोग सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि अब नहीं, अब और नहीं। और उस दिन उन्होंने क्रांति कर दी। वो दिन था 1857 जो साल था। और उस दिन अंग्रेजों की ऐसी हालत बना दी देश की जनता ने कि जिसके हाथ में अद्धा था अद्धा मार रहा था, जिसके हाथ में जो भी आ रहा था बस अंग्रेज को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था करे क्या, कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो वो क्या था? वो कठिनाई से सरलता का मार्ग ढूंढने का एक रास्ता था। ऐसी फ्रांसीसी क्रांति, ऐसी अमेरिकन क्रांति, ये सब हर एक जहां जहां मुश्किल आई है वहां वहां इस तरह की क्रांतियां हुई हैं। वैसे ही जैसे अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। जो हमारा अच्छा, एक चीज और समझते हैं बच्चों, इसको चलो बाद में समझते हैं। जो ऋग्वैदिक पीरियड था और जो उत्तर पोस्ट वैदिक पीरियड था, इसमें बुराइयां क्या क्या आई और क्या क्या चीजें हुई। आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है ना, कहां से स्टार्ट हो रही है? हमने हिस्ट्री को पहले ये समझा कि हिस्ट्री है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमने इसकी डेट्स के बारे में पढ़ा, किसकी डेट्स, मतलब उसके बाद इसको कैटेगराइज किया कि कौन कौन सी हिस्ट्री होती है, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, मॉडर्न, है ना। एंशिएंट में कौन सी पढ़ते हैं? जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो सबसे पुरानी। उसके बाद मिडिवल में कौन सी पढ़ते हैं? जब बीच में बाहर के अरेबियन लोग आने लगे थे, राजा आने लगे थे। और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में कौन पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं?
अंग्रेज वगैरह जो विदेशी ताकतें आने लगी थी, है ना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने डेट्स के बारे में समझा कि एडी और बीसी में क्या फर्क है ना। उसके बाद में हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। और हमने ये भी पढ़ा कि हम जो इस इतिहास का पता लगा पा रहे हैं, ये जानकारी ले पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 4 सोर्स हैं। कौन कौन से? रिलीजियस सोर्स, धार्मिक ग्रंथ, और हिस्टोरिकल, और फॉरेनर्स जो विदेशी आ रहे थे, फॉरेनर्स हिस्टोरिकल्स जो आ रहे, हिस्टोरियंस आ रहे थे, और आर्कोलॉजिकल एविडेंस मतलब खुदाई से पता करा। फिर भी एक बार फिर से समझते हैं क्या तरीके थे हमारी हिस्ट्री पता लगाने के। एक तो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स मतलब धार्मिक ग्रंथ, जैसे क्या है, बाइबल हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना। और उसके दूसरा हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स मतलब जो इतिहास की स्टोरी लिखी गई है लोगों, और जो विदेशी आ रहे थे, तीसरा कौन सा था, फॉरेनर्स का जो लिख रहे थे, फॉरेनर्स की इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिखी, और चौथा आर्कोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो खुदाई से पता करा। चारों याद हो गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पुरानी हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश की। सबसे पुरानी हिस्ट्री कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। कैसे पता चली, कौन से मेथड से पता चली, आर्कोलॉजिकल मेथड से, एविडेंस से, है ना। ये बहुत कब की बात है, लगभग 300 बीसी की। कितनी बात है, कब की, मतलब कितने साल पुरानी, लगभग 5000 साल पुरानी। उसके बाद कौन सा दौर आया, कौन सा पीरियड आया, उत्तर वैदिक नहीं, वैदिक पीरियड। कौन सा आया, ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड कैसा था, बहुत अच्छा था, इंसान को इंसान समझाता था। फिर क्या आया, उत्तर वैदिक, उसमें चीजें खराब होने लग गई। ओके, तो बस उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। अभी फ्रेम बन रहा है हिस्ट्री का, थोड़ा थोड़ा बन रहा है कि नहीं, ऐसी पूरा फ्रेम बनाएंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री तक, पूरा आपको याद भी होगा हैंड टू हैंड। बस एक बार याद कर लेना घर पे और रिवीजन कर लेना। ओके, ऋग्वैदिक पीरियड में लोग क्या करते थे, पशु पालते थे। क्या करते थे, पशु पालते थे। लेकिन पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर, खेल मतलब सॉरी खेलने लगे, मतलब हल बैलों के साथ में मतलब खेती करने लगे। ओके, उसके बाद ये कबीले में रहते थे। कबीले जब जाहिर सी बात है पशु पालते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रहते थे एक एक साथ। कहीं भी जब पशु पाल रहे हैं तो जहां घास होगी वहां ही निकल जाएंगे, वो कोई परमानेंट जगह नहीं होगी, उनके घर नहीं होंगे। ओके, जहां बस चलाते चलाते कहीं भी निकल जाते थे। लेकिन कबीला हुआ करता था, एक पूरा कबीला, एक एक दो दो आदमी नहीं रहती, नहीं तो कोई भी दूसरा कबीला मार के खा जाता उनको, उनके पशुओं को छीन लेता। पहले लूट मार ऐसे तो होती नहीं कि तेरे घर में सोने के कंगन रखे हैं, है ना, मेरे घर के सोने के कंगन जुड़ गए, मेरे घर इतनी सारी करेंसी। अरे उनका जो माल दौलत होती थी वो पशु जो होते थे सब, भाई एक दूसरे को लूटते थे, उसके पशु छीन लिए, है ना। तो इस तरह का दौर हुआ करता था उस टाइम। तो वो क्या करते थे, पशु, इसलिए बहुत सारे लोग एक पूरा ग्रुप बना के रहते थे कि ये हमारी फैमिली है, हमारा कबीला है, हम सब अपने आप को सेफ रखेंगे, कभी अपने पशुओं को भी, अपने जो भी उनके पास हुआ करता था खाने पीने का सामान, वही उनका सब कुछ हुआ करता था। ठीक है, जिस कबीले में ज्यादा ताकतवर लोग, ज्यादा लोग, वो कबीला ज्यादा पावरफुल। लेकिन धीरे धीरे क्या लोग खेती करना सीख गए, क्यों, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया, लोहा मिल गया इंसानों को। तो खेती, जब लोहा मिल गया तो हल बनाने लगे, वो जमीन जोतने लगे, खेती करने लगे, पशु पाले, पशु तो पल ही रहे थे, वो तो सीखे रखा था पहले से। तो अब यहां पर क्या हो गया, तो जब जाहिर सी बात है कोई इंसान खेती करेगा तो एक जगह रहना पड़ेगा कि नहीं। अब ऐसे तो नहीं पूरी दुनिया का खेत जोतते घूमेगा अब तो खेती कर रहा है तो एक खेत में ही रहेगा, उसको उसकी जो भी खेती कर रहा होगा उसको पूरे का पालेगा उसको। तो वो एक जगह रहने लग गए। तो क्या बदलाव आया कि यहाँ पशु पाले जाते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, और पोस्ट वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर होने लग गया। यहाँ कबीले के साथ में रहते थे, यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस हो गया इनका। और यहाँ पर जन मतलब छोटे छोटे वो होते थे, मतलब छोटे छोटे कबीले ही कह सकते हैं। यहाँ जनपद मतलब बड़ी बड़ी जगह होने लग गई। फिर महाजनपद मतलब बहुत बहुत बड़े एरिया, स्टेट्स होने लग गए। ठीक है, जनपद मतलब पूरे शहर जैसे होने लगे। उसके बाद कर्म के आधार पर वर्ण, मतलब इसमें अच्छी बात देखो कितनी थी, जो जैसे काम करेगा उसका वर्ण, मतलब वर्ण का मतलब होता है हमारे 4 भाग में बांटेंगे हमारे वर्ण। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पढ़ा नहीं आप लोगों ने,
4 वर्णों में इंसान को बांटा गया था, उनको जातियों को उनकी जाति कह सकते हैं। एक ब्राह्मण हुआ करते थे, एक क्षत्रिय। ब्राह्मण का काम क्या था? ज्ञान देना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या था? रक्षा करना, सैनिक वाला काम करते थे। वैश्य मतलब जो व्यापारी होते थे, और शूद्र मतलब इन तीनों की सेवा करते थे। क्या करते थे? इन तीनों की सेवा करते थे। 4 वर्णों में इंसान को बांट दिया गया था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में इंसान को बांट दिया गया। किस किस में? ब्राह्मण, सबसे ऊपर कौन माना जाता था? ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय भी ताकतवर थे क्योंकि वो फाइट का काम वो उनका था। और तीसरा वैश्य मतलब व्यापारी, और चौथा शूद्र। शूद्र मतलब जो इन तीनों की सेवा करने का, पानी पिलाने का, इनके काम करने का, मतलब और भी जो भी होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका ये, अगर मान लो तुम ब्राह्मण के परिवार में हो और तुम्हारे घर एक अच्छा पहलवान बच्चा है, वो चाहता है क्षत्रिय बनना, सैनिक में सेना में जाना, तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो तुम ब्राह्मण से फिर क्या बन जाओगे? क्षत्रिय बन जाओगे। क्षत्रिय वाले का काम ने उसे व्यापार करना, तो वैसा बन गया, है ना। और नहीं, मुझे सबकी सेवा करनी है, तो शूद्र बन गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो काम जैसा कर रहा है उसका वर्ण वैसे बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहां पर क्या हुआ, जन्म के आधार पर यहां बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब तू शूद्र के घर में पैदा हुआ ना बेटा, शूद्र बनेगा, अब तो इनकी सेवा करेगा तीनों की। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आने लग गई कि नहीं? अब तू पैदा हुआ है क्षत्रिय के घर में, तो तू सेवा ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा। अब तू वैसे घर में पैदा हुआ है, मतलब तू व्यापार ही करेगा, पंडित। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, तो तेरा काम ब्राह्मण वाला ही होगा, जो मतलब ज्ञान लेना देने का ही होगा। तो अब ये तो प्रॉब्लम होने लगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आने लगी? शूद्रों को। अब शूद्र तो बड़े परेशान, बोले भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब हम शूद्र के घर में पैदा हुए तो मतलब हम सेवा ही करते रहेंगे इनकी, हमें तो नहीं करनी, मुझे तो ज्ञान देना है, मुझे टीचिंग करनी है। वो उसके साथ नहीं हुआ। फिर वो ब्राह्मण लोग उस पर लठ बजाने लगे, तू कैसे कर लेगा भाई, ये तो हमारा अधिकार है, तू नहीं कर सकता। शूद्रों की, अब शूद्रों की हालत खराब। यहीं से तो क्या होने लग गए, जातियां बदलने लग गई, अब प्रॉब्लम्स आने लग गई। आने लगी कि नहीं आने की? अच्छा था टाइम, टाइम बुरा होने लग गया, है ना। अब एक देखो, पूषण देवता हुआ करते थे, एक पूषण, ठीक है। अब वो पशुओं के देवता हुआ करते थे। अब इतनी गिरावट आ गई शूद्रों की उनमें, वर्ल्ड में, कि अब जो पूषण देवता थे वो शूद्रों के बना दिए, कि ये जो पूषण देवता है वो शूद्रों के, मतलब इंसानों की तुलना जानवरों से होने लग गई। पूषण देवता जो जानवरों के देवता माने जाते थे, वो किसके बना दिए? शूद्रों के बना दिए। मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा कठिनाई इंसानों के जीवन में, वो भी किसके? शूद्रों के, हैं। तो ये हिस्ट्री इस तरीके से हुई। राजा, कितना बढ़िया, ऋग्वैदिक पीरियड में कितनी बढ़िया चीजें होती, चुना जाता था कि नहीं भाई ये राजा बनेगा हमारा, ये सबसे काबिल इंसान है। अब मान लो एक कबीला है, उस कबीले में जो सबसे ताकतवर, समझदार, सुलझा हुआ इंसान होगा, राजा किसको बनाया जाएगा? उसी को बनाया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब मैं राजा हूं ना, मेरा बेटा ही राजा बनूंगा, है ना। क्या होने लग गया, मैं राजा ना, तो मेरा ही बेटा बनेगा राजा, काबिलियत है या नहीं है। तो चीजें खराब हुई कि नहीं? काबिलियत के ऊपर नहीं, राजा नहीं बन रहा। अब बन रहा है क्योंकि मेरा बापू राजा था तो मैं भी राजा ही हूं। आई समझ में नहीं? तो चीजें खराब, समझ में आ रहा है? तो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होने लग गया, चीजें खराब। क्या कर रहे हो भाई? बेटा अभी सारा पूछूंगा तुम लोगों से जितना बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। पसीना आ गया मेरे को, ठीक है। मैं तोड़ूंगा पकड़ के अगर तुमने जवाब नहीं दिया जितनी समझा रहा हूं। अगर कोई डाउट आ रहा है दोबारा पूछ लो, बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पूछूंगा ना तो बताना पड़ेगा। देखो, उसके बाद यहां पर स्त्रियों को सारे अधिकार थे, वोट डालने का अधिकार, पति चुनने का अधिकार, सारे अधिकार, सारे अधिकार थे औरतों को जो आज के टाइम में है, ठीक है। राजा चुना नहीं जाता था, ठीक है। तो राजा चुना जा रहा है तो अपना हाथ उठा के वोट डालेंगे तो वो तो वोट ही है। अब पेपर पे ही वोट देना, वही सारा वोट कोई ना होता, वो तो वोट का मतलब होता है तुम किसकी तरफ हो, ठीक है। यहां पर नहीं हुआ ऐसा, स्त्री की बेकदरी होने लग गई, यहां वोट डालने का अधिकार नहीं है,
यहाँ उसका वर चुनने का अधिकार नहीं है, उसको बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए इससे। तो यहां पर क्या आने लगे, चीजें खराब होने लगी। बात समझ में है कि नहीं? तो कौन सा पीरियड अच्छा था? तो क्या हो रहा है, चीजें उल्टी हो रही हैं, मतलब इंडिया का इतिहास उल्टा उल्टा चल रहा है। पहले अच्छा हुआ करता था। देखो हड़प्पा सभ्यता जब मिली तो ये माना जाता था कि बहुत बेहतरीन सभ्यता थी, बहुत अच्छे शहर हुआ करते थे, शहर वेल डिजाइन थे, अच्छे से डिजाइन हुए, गलियां, मतलब कई मंजिले मकान, बहुत बेहतरीन पूरा। लेकिन बाद में लोग कहां आ गए? ऋग्वेदिक काल में लोगों के पास घर ही नहीं है, लोग तो जानवर चरा रहे हैं, लोगों के पास तो परमानेंट रेसिडेंस ही नहीं है कि नहीं? फिर उसके बाद फिर से घर बनाने लगे, तो उल्टा फिर पहले इतने सारे अधिकार थे, फिर अधिकार खत्म होने लगे, अब फिर से अधिकार मिलने लगे। तो चीजें अजीब अजीब तरीके से चल रही है हिस्ट्री के अंदर, है कि नहीं? तो ये समझ में आया। तो हिस्ट्री में सबसे पुरानी हिस्ट्री हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, फिर उसके बाद ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल पढ़ा। और हमने पोस्ट ऋग्वेदिक काल में यह पढ़ा कि बहुत बेहतरीन सभ्यता थी, बहुत बेहतरीन तरीके से लोग रहते थे, सब अधिकार सभी को थे, बहुत लोग खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता गया, लोग मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कौन करने लग गया? स्त्रियां और शूद्र। समझ में आई कि नहीं? अब आगे चलते हैं। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम्स आने लगेंगी मुश्किलें, तो लोग क्या करेंगे? इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तब आए जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तब उन्होंने एक इक्वालिटी का रास्ता दिया कि आ जाओ, सब आ जाओ, जिनको मुसीबत है, जिनको ये समाज उनका अधिकार नहीं दे रहा, वो हमारे धर्म को अपनाओ, और इस तरीके से हमारा धर्म उनको बराबर का अधिकार देगा। तब जाके धर्म, ये जो धर्म बने हैं ना, वो लोगों को की सहूलियत के लिए बने हैं। लेकिन आज के टाइम में धर्म के नाम पर ही लोग एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। आज भी वही पीरियड चल रहा है, मतलब वैदिक पीरियड से पोस्ट वैदिक पीरियड वाली सिचुएशन बन रही है कि नहीं? हमारी धर्म के ऊपर लोग परेशान कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को, है ना? तो देखो इतिहास कैसे कैसे, हम यही तो चीजों कंपेयर करने के लिए इतिहास पढ़ते हैं हम। समझ में आया इतिहास क्यों पढ़ा जा रहा है? तो अब क्या होने लग गया कि जब लोग ज्यादा परेशान होने लग गए, तो क्या आया? जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, ठीक है, ताकि लोगों को इक्वालिटी मिल सके, सब लोग समान हो सके, ठीक है। उसके बाद अब एक बार फिर से मैंने लिख दिया है कि हड़प्पा सभ्यता 3000 बीसी की बात है, मतलब लगभग 5000 साल पुरानी, और ऋग्वेदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी, और जो हमारा पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी, और जो हमारा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए वो लगभग 600 बीसी में है के आसपास आए। तो महाजनपद बने, वो तो समझ ही गए होंगे आप। अब उसके बाद जब ये धर्म भी आने लगे, फिर लोगों ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाने लगे, क्योंकि महाजनपद का मतलब क्या है? बड़े बड़े स्टेट, और स्टेट में कौन होता है? उसको कवर करने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए, उस पर राज करने के लिए एक राजा होता है। क्या होता है? राजा। अब राजा, बड़े बड़े राजा बनने लगे। क्या बनने लगे? बड़े बड़े राजा, जिसमें अब हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो शुरुआत मानते हैं वो हर्यक वंश मानते हैं। अब ये वंश क्या है? हर्यक वंश क्या है? यह है टाइटल। क्या है? एक टाइटल। जैसे मान लेते हैं मैं चौधरी हूं, ठीक है, तो मैंने अपने इस स्टेट पर, इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा वंश हो गया चौधरी। क्या हो गया? मेरा बेटा आएगा वो भी चौधरी, मेरे बेटे का बेटा आएगा वो भी चौधरी, मेरे बेटे का बेटे का बेटा आएगा वो भी चौधरी। मतलब ये पूरा एक वंश चल रहा है, राज करता चला जा रहा है। फिर एक अचानक से कोई आता है, त्यागी। क्या आता है? त्यागी। और वो आक्रमण करता है मेरे बेटे के बेटे के बेटे पर, और मेरे बेटे के बेटे को हरा देता है। क्या कर देता है? वो हरा देता है, और वो राज अपना कर लेता है। तो कौन से वंश का राज स्टार्ट हो गया? त्यागी वंश का। कौन से वंश का राज स्टार्ट हो गया? त्यागी वंश का। अब उसकी औलादे की औलादे राज कर रही हैं। अब फिर कोई दिमाग में कोई बाहर से आता है, कौन आता है? बाहर से आता है कोई चौहान। कौन आता है? चौहान। वो आक्रमण कर देता है, तो वो आक्रमण करके फिर से उससे जीत लेता है पूरा राज, उसे मार के भगा देता है, मार देता है, कुछ भी कर देता है। अब उसका कौन सा, अब उसकी पीढ़ियां राज करती हैं, तो कौन सा वंश हो गया? चौहान वंश। तो ये वंश है। समझ में है कि नहीं? वंश का मतलब किसी एक राजा से नहीं है, वंश का मतलब है कि जो एक ही
दादा की मतलब औलादों की औलादें राज कर रही हैं, ठीक है। जैसे हम मुगल वंश पढ़ते हैं ना, मुगलों का राज, तो मुगलों का राज किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने। फिर बाबर का बेटा आया हुमायूं, हुमायूं का बेटा आया कौन? अकबर, अकबर का बेटा आया जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये सब आते चले गए। तो क्या चल रहा था? ये मुगल वंश चल रहा था। समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे ही जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक हर्यक वंश। हर्यक वंश मतलब हर्यक वंश, हर्यक नाम के क्या थे? कोई जाति होगी, तो वो उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद उनको हटाने के बाद आया शिशुनाग वंश, कोई शिशुनाग नाम की कोई मतलब कबीला होगा, कोई भी होगा, तो उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद नंद वंश आया, फिर उसके बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश को तो जानते ही हो। मौर्य वंश किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये ऐसे हमारी हिस्ट्री बनती हुई आ रही है, बिल्कुल शुरू से, जीरो से पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री, ठीक है। एक बार रिपीट करें शुरू से, ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। शुरुआत कहां से की हमने? एक बार रिपीट करते हैं। शुरुआत की हिस्ट्री क्या है? इसके जवाब आपको पता है। हम क्यों पढ़ते हैं इसके जवाब आपको पता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा हिस्ट्री के, क्या पढ़ा? हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? क्या? एंशिएंट में, मिडिवल में और मॉडर्न हिस्ट्री में। तीन कैटेगरी डिवाइड क्यों किया? सबसे पुरानी हिस्ट्री को, जो हमारे इंडियंस लोग राज कर रहे थे, इंडिया के लोग थे, बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, तो वो एंशिएंट में काउंट कर ली। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से विदेशी लोग आने लगे, जैसे अरब के लोग आने लगे। तो वो जब राज करने आए तो उस टाइम से हमने क्या, एक हिस्ट्री ने, एक इंडिया की हिस्ट्री ने एक नया मोड़ ले लिया। एक नई तरीके से चीजें होने लग गई, अलग कल्चर आने लग गए बाहर से, लोगों की विचारधारा चेंज होने लग गई, है ना, चीजें बदलने लगी। तो वहां से एक नई हिस्ट्री स्टार्ट हुई, क्या? कौन सी? मिडिवल। फिर उसके बाद और नए बदलाव आए, वो आए जब जब गोरे आने लगे, जब पुर्तगाल के आने लगे, फ्रांस के आने लगे, है ना, तो अंग्रेज ब्रिटेन से आने लगे। तो ये तब कौन सी हो गई? मॉडर्न हिस्ट्री। फिर जब हम हिस्ट्री को पढ़ ही रहे थे तो हमने ये भी समझने की कोशिश की कि हिस्ट्री का पता कहां से चला, इतनी सारी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिली। तो हमने चार सोर्स के बारे में समझा। कौन कौन से? सबसे पहले रिलीजियस ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट, धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, मतलब जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट का मतलब है जो हिस्टोरिकल होते थे, जो हिस्टोरी लिखने का काम करते थे, हिस्ट्री लिखने का काम करते थे, उन लोगों का। तीसरा, जो फॉरेनर्स थे, जो इंडिया घूमने आए थे इंडिया में, तो वो लिखते थे इंडिया के बारे में, यानी कि फॉरेनर्स की इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी, उन्होंने लिखा। फिर चौथा, आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस, मतलब जो खुदाई से पता चलता है, कार्बन डेटिंग से पता चलता है। चार तरीके से हमने पता लगाया कि इंडिया की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन का। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने टाइम पीरियड के बारे में समझा। टाइम पीरियड क्या क्या, कि एडी और बीसी में क्या फर्क होता है, ओके। फिर उसके हमने सबसे पुरानी हिस्ट्री पे गए इंडिया की, कहां पर? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा हमने। हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी हिस्ट्री मानी जाती है, और कब से स्टार्ट हुई है? 300 बीसी से, मतलब 5000 साल लगभग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने दो पीरियड और पढ़े, एक ऋग्वेदिक पीरियड और दूसरा पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। दो पीरियड पढ़े हमने। तो हमने ये देखा कि ऋग्वेदिक पीरियड बड़ा बेहतरीन पीरियड रहा है, बहुत इंसान खुश थे, औरतों के हिसाब से चीजें होती थी, उनके अधिकार थे, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मतलब जाति पात नहीं थी, सादा अपने जो काम के हिसाब से उसकी जाति बना दी जाती थी, लोग पशु पालते थे, है ना, ये तो था। और लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, एक टाइम आया जिसको बोला गया उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम्स कैसी आई? कि वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, मतलब लोग जन्म के हिसाब से उनकी जाति तय होने लग गई। राजा चुना नहीं जाता था, दादाओं का मतलब वंशानुगत होता था, वंश भाई मेरा है, मेरा बेटा, मेरा ही बेटा राजा बनेगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, वहां उसकी काबिलियत के हिसाब से इसको चुना जाता था। अब औरतों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं रहा, ओके। शूद्रों की उनमें बड़ी गिरावट आई, शूद्रों में बहुत गिरावट आई, उनको बेचारे को कोई हक ही नहीं, फिर उनको बस उनको सेवा ही करनी है, सारे खराब काम उनको ही करने थे, ओके। तो ये सारी चीजें पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में आ गई। जब ये मुश्किलें आने लगी तो कुछ धर्मों का आना स्टार्ट हुआ। धर्म क्यों आते हैं? चीजों को सही करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। तो दो धर्म आए उस टाइम, कौन कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ओके। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वंश आया हर्यक वंश। कौन सा आया? हर्यक वंश।
फिर आया उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद आया नंद वंश, उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। किसने बनाया था इसको? चाणक्य ने तैयार किया था इसको, बचपन से ट्रेन किया था इसको अपने हिसाब से, ठीक है। तो चाणक्य ने इसको ऐसा ट्रेन किया था, इसने बहुत बड़ा साम्राज्य बना खड़ा कर दिया। और इसका एक बेटा आया, इसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था उसका? बिंदुसार। बिंदुसार ने कुछ खास नहीं किया, बढ़िया उसने रोक के रखा अपना साम्राज्य, लेकिन कुछ खास नहीं किया। फिर उसका बेटा एक और आया, उसका नाम था अशोक, ग्रेट अशोक, है ना। आज भी अशोक की एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम, याद है ना, आता ना नोट पे भी आता है बना हुआ अशोक स्तंभ, शेर का मुंह जो लगे हुए हैं जिसमें, है ना। तो उसका ये देखो कितनी पुरानी, 3000 साल पुरानी की लगभग बात है, मतलब 2200 साल पुरानी बात है। देखो कितनी पुरानी, कितना 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 मतलब कितना बड़ी चीज देखी उस टाइम भी, वो कितना महान होगा वो, है ना। तो उसका वो एक ग्रेट सम्राट था, उसने पता है पूरे इंडिया को जोड़ दिया, पूरी इंडिया पे राज कर लिया उसने, 16 के 16 महाजनपद जीत लिया अकेले ने। लेकिन एक युद्ध उसने ऐसा किया जिसे बोलते हैं कलिंग का युद्ध। उसने इतना नरसंहार किया, इतने लोग मारे, ऐसा माना जाता है कि जब उस मैदान में लोग गए ना, तो ब्लड और मांस ऐसे था जैसे एक खेत के वो होता है ना, कीचड़ हो जाती है, जब हम धान लगाने के लिए तैयार करते हैं ना खेत, उसमें पानी और कीचड़ से हो जाता है वो, वैसा मैदान हो गया था लोग के खून से और मांस से, इतना ज्यादा लोग मारे थे उसमें। तो उस वक्त चाइना से एक यात्री आया था, उपगुप्त। क्या आया था? उपगुप्त। उसने एक ये कहा था कि महाराज मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लोगों को मारना? कि भी आपके जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य है, लोगों को मारना? उनकी बात ने अशोक पर इतना असर किया, उसका दिमाग खो गया, वो रोया और उसने पश्चाताप किया कि जिंदगी में आज के बाद मैं एक भी इंसान नहीं मारूंगा। उसने अपनी तलवार का त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी अपना जो लगाई वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगाई, ठीक है। ये हिस्ट्री कितनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, अब कनेक्ट हो रही है ना हिस्ट्री, कहां से आ रही है, बनके आप बनाते चले जा रहे हो, है ना। उसके बाद उसके एक बेटा था महेंद्र, अशोक का, उसने अपने बेटे को भी इसमें लगा दिया, जाओ श्रीलंका जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, लोगों को फैलाओ, धार्मिक चीजें सिखाओ लोगों को, ये मारपाट सब बंद करो, ठीक है। उसने अपनी बेटी को और अपने बेटे को भेजा। ये हिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं, ओके, ये लिखा मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 273 में, चंद्रगुप्त मौर्य आया था आपका, जो अशोक ने तैयार किया। उसका बेटा क्या था? बिंदुसार। उसका बेटा क्या था? अशोक। और बिंदुसार जो था वो जो इसका अशोक का बापू था, वो 298 में, कितने में? 298 में राजा बना था और 273 में मर गया था। उसके बाद 269 में अशोक का राज्य तिलक हुआ। कितनी, देखो आप ये देख रहे हो कि ये डेट ये बीसी में चल रही है, कितनी में चल रही है? बीसी में, क्योंकि कौन? ये 269 में अशोक, ठीक है, 269 में राज्य तिलक करवाया था। और इसने 261 में क्या कराया था? कलिंग आक्रमण किया था, जो मैंने अभी जिक्र किया था। देखो इसका जो बापू खत्म हो गया था वो 273 में खत्म हो गया था, 4 साल बाद ये राजा बना। देखो डेट उल्टी चल रही है ना, वजह बीसी में है, क्योंकि हम उसके पास आ रहे हैं ना, जीरो वाली डेट के, हमें धीरे धीरे कम करके जीरो पहुंचना ना, फिर जीरो से फिर ऊपर को जाना है, समझ रहे हो? थोड़ा सा फील हो रहा है। तो देखो 4 साल बाद इनने राज्य तिलक करवाया। 4 साल क्या हुआ था, बापू जब मर गया तो जाहिर सी बात है उसी साल इसका राजा बन जाना था, लेकिन नहीं बना। क्यों? क्योंकि 4 साल गृह युद्ध चला। गृह युद्ध मतलब भाइयों में झगड़ा चला, कौन राजा बनेगा। क्या चला? झगड़ा भाइयों में, कौन राजा बने। तो फाइनली अशोक राजा बना था, सारे भाइयों को खत्म करके, सबको मार दिया था, 99 भाई थे उसके, ठीक है। अब उसके बाद क्या कलिंग का युद्ध आया था, उपगुप्त आया था भारत में, चीनी यात्री, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक अकाल पड़ा, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, बीच बीच में चीजें। अकाल 12 साल का अकाल पड़ा था। अकाल मतलब खाने पीने की कमी, लोग भूख से मर रहे थे। अकाल का मतलब क्या होता है? खेती ना होना, बारिश ना होना,
मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाना जो इंसान के खाने के लिए भी कुछ ना बचे, रहने के लिए कुछ ना बचे, तो वो अकाल होता है। ठीक है, तो अकाल 12 साल का, लगभग 12 साल का अकाल पड़ा था, खाने पीने की इतनी कमी रही, लोग भूख से मरने लगे थे। तो जो एक धर्म बना था जैन धर्म, उस टाइम जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जैन धर्म आया था, तो ये जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। एक तो होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर में क्या हुआ था, तो इसमें ये दो लोग इस धर्म को चला रहे थे। ये इसके दोनों के क्या थे, जो मास्टर होते है ना, गुरु होते, ये थे दोनों। एक का नाम था स्थूलभद्र और दूसरा का था भद्रबाहु। तो जब अकाल पड़ा ना, तो ये भद्रबाहु उधर चले गए, साउथ इंडिया। किधर चले गए, साउथ इंडिया चले गए। तो साउथ इंडिया चले गए, जब 12 साल बाद जब अकाल खत्म हो गया, ये वापिस आए, तो वापिस आके इन्होंने देखा कि ये जो सूलभद्र है, इन्होंने तो कपड़े पे, जब जैन धर्म बना था तो नग्न अवस्था में रहना होता था इस धर्म के लोगों को, मतलब कोई कपड़ा नहीं। ठीक है, लेकिन जब ये वहां चले गए थे भद्रबाहु, कहां, साउथ में, तो इन्होंने तो अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन जब ये वापिस आए तो उन्होंने देखा कि ये स्थूल भद्र ने तो कपड़े पहने हुए। कैसे कपड़े, सफेद कपड़े। तो ये बोले भाई नहीं 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 नहीं, ये गलत कर रहे हो, हमारा धर्म ये नहीं है, आप धर्म को चेंज कर रहे हो। इन्होंने दोनों बहस हुई, इन्होंने कहा सफेद कपड़े पहन सकते हैं, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पहन सकते। आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, और ये दो धर्मों में, दो पार्ट्स में बट गया। तो जैन धर्म जब से दो कैटेगरी में बट गया, एक तो दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर जो नंगे रहते हैं, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये किसके सामने हो गया था, बिंदुसार के सामने हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार, ये बाप बेटे थे ना। तो ये चीजें हुई। उसके बाद हम देखेंगे 259 में अशोक के दो बच्चे थे, एक महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, बौद्ध। अब पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का हम फ्रेम पढ़ चुके हैं, अब मिडिवल हिस्ट्री का फ्रेम देखेंगे, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार फिर रिपीट करते हैं, ओके, ताकि ये कभी ना भूलो, आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, करें एक बार रिवीजन। इस बार आप लोग बताएंगे, मुझे रिपीट करवाएंगे, राइट। चलो सबसे पहले हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, कैसी है, क्यों पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, सबके आंसर आपके पास है। सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या, कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से में, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। क्या फर्क है इन तीनों में? यस, एंशिएंट वो पुरानी हिस्ट्री है जिसमें सिर्फ इंडियंस की बातें हुआ करती थी, है ना, जब कोई बाहरी राजा नहीं आए थे, वो एंशिएंट हिस्ट्री था। फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में कौन आया, जो बाहर के अरब वगैरह के राजा आने लगे, आक्रमण करने लगे, वो मिडिवल हिस्ट्री में आ जाता है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जो अंग्रेज वगैरह है, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, बाहर की कंपनीज आने लगी, ये मॉडर्न हिस्ट्री थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री को पता लगाने के लिए हमने कुछ रिसोर्स इस्तेमाल किए। वो कौन से रिसोर्स हैं? 4। रिलीजियस स्क्रिप्ट, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, फॉरेनर्स इंफॉर्मेशन, आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस। बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर उधर ध्यान बहुत है तुम्हारा, मन से चीजों को पूरे मन लगा के पढ़ो। तो पढ़ रहे हो तो नूरपुर वाले से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और सिस्टर कहाँ तुम्हारी? चलो बाद में करता हूं मैं तुमसे उस बारे में, बाद में। हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने डेट्स के बारे में जाना, एडी और बीसी डेट्स क्या है, क्या है इनका मतलब, कैसे इनको समझते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पुरानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो सबसे पुरानी हिस्ट्री हमारी मानी जाती है, जिसे हमने कहां से पता लगा, किससे पता लगाया, कार्बन डेटिंग वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू पता लगाया। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा हमने, बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ी, मतलब एक अच्छी हिस्ट्री मानी गई सबकी। लोग कबीले में रहा करते थे, पशु पाला करते थे, राजा को चुनने का अधिकार था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, है ना, वर्ण की व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, है ना, औरतों को पूरे अधिकार थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन चीजें खराब होती चली गई। किसमें? ऋग्वैदिक पीरियड में। क्या होने लग गया, लोग कृषि करने लगे, परमानेंट रहने लगे। हाँ, उत्तर वैदिक पीरियड में लोग परमानेंट रहने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, और राजा वंशानुगत हो गया, और स्त्रियों को अधिकार मिलने बंद हो गए।
और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, बहुत चीजें खराब हुई, है ना। और एक पूषण देवता जो थे वो शूद्रों के बन गए, और पहले किसके हुआ करते थे? पशुओं के हुआ करते थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने आगे और पढ़ा किसके बारे में? उसके बाद बौद्ध धर्म, जब इतनी चीजें खराब हुई तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। फिर हमने और चीजों को पढ़ने की कोशिश की, और क्या देखा? उसके बाद क्या पढ़ा हमने कुछ वंश पढ़े। जैसे सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर उसके बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में हमने कुछ राजाओं के बारे में भी समझने की कोशिश की। जैसे जो मौर्य वंश की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका बेटा कौन था? बिंदुसार था। उसके बाद अशोक आया। अशोक के बारे में भी हमने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा कि उसके 99 भाई थे, उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, उसने और क्या क्या था, 16 महाजन पर पूरे पूरे देश पे राज कर लिया था, है ना। ऑलमोस्ट सारा ही देश पे उसका राज हो गया था। और उसके 2 बच्चे भी थे, हमने महेंद्र और उसका संघमित्रा के, उसकी बेटी के, जिसे उसने श्रीलंका को भेज दिया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और भी कई सारी चीजें पढ़ी जो हमारी इसमें है। ये सारा का सारा हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, और भी कई सारे राजा आएंगे, और भी कई सारे वंश आएंगे, जो हमने डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अलग हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे हम 711 में। 711 में एक 2 लड़के आए, मतलब 2 लोग आए, एक अब्दुल्ला और एक बुंदेला। कौन आए? वो आए अरब से, सऊदी अरब से। और सऊदी अरब में उस वक्त एक राजा था मंसूर हज्जाज। क्या था? उसने कहा जाओ भारत जाओ, सुना है बहुत माल है, जाओ लूट के लाओ। ठीक है, किसको भेजा? 2 लोगों को भेजा। किस किस को? अब्दुल्ला और बुंदेला को। अब ये आते हैं और एक राजा दाहिर होता है, उससे इनका फाइट होता है। राजा दाहिर इनको मार के भगा देता है, जाओ इधर तुम्हारा कोई काम नहीं। ठीक है, तो राजा दाहिर से इनकी फाइट होती है और उसमें अब्दुल्ला और बुंदेला हार के जाते हैं। लेकिन एक बड़ा होनहार और बहुत होशियार लड़का मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम, नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में। ठीक है, मंसूर हज्जाज कहता है कि बे अरे गधो तुमसे कुछ नहीं हुआ, ये लड़का जाएगा। थोड़ी सी उम्र का लड़का, 16-17 साल का लड़का। ठीक है, वो कहता है जाओ मोहम्मद बिन कासिम, आप जाओ भारत और जाओ लूट के लेकर आओ राजा को। अब वो आता है मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी के साथ में और आक्रमण करता है, और 712 में, 1 साल बाद, उसको हरा देता है राजा दाहिर को, पूरा सबको खत्म कर देता है, और यहां से लूट के बहुत कुछ लेके जाता है। तो सही नींव जो मानी जाती है मिडिवल हिस्ट्री की, वो 711 और 12 से मानी जाती है। कब से? जबकि हमने अभी क्या देखा था, 1200 ईस्वी से। फिर उसके बाद और बहुत सारे बाहर से आते हैं। एक गजनबी आता है, मोहम्मद गजनबी का नाम सुना होगा आपने, है ना। वो 1024 और 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। ओके, फिर उसके बाद और राजा आते हैं, एक मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा आपने, है ना। वो आता है 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में फाइट करता है। किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान के साथ में फाइट होती है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान उसको मार के भगा देते हैं, मतलब उसको हरा देते हैं, और वो बहुत परेशान, मतलब बहुत भुना हुआ बैठा रहता है। फिर 1 साल अपने आप को पूरा प्रिपेयर करता है, फिर 1192 में री एंट्री करता है और चंद्रगुप्त वो किसको? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और सही नींव जो रखी जाती है राज करने की, वो 1192 में इंडिया में रख दी जाती है। तभी उसमें लिखा था 1200 ईस्वी से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। कब से? 1200 ईस्वी से। एक बार फिर से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत पढ़ते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, अब्दुल्ला और बुंदेला आते हैं, मंसूर हज्जाज उनको भेजता है कहां? इंडिया। क्या हुआ भाई? क्या पेट्रोल किसके लिए? बाद में बात करता हूं, अभी पढ़ा लूं। ठीक है, मंसूर हज्जाज, अब्दुल्ला और बुंदेला आते हैं, क्या है करते हैं? मंसूर हज्जाज उनको भेजता है कहां? इंडिया, 711 ईस्वी में, एडी में। ठीक है, तो ये क्या होता है इनके साथ? राजा ताहिर इनको मार के भगा देता है, भगो। फिर कौन आता है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, राजा ताहिर के साथ फाइट करता है, और ये जीत जाता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, और यहां से बहुत कुछ लूट के लेके जाता है। फिर एक और आक्रमण होता है सोमनाथ का मंदिर में, गुजरात के अंदर। कौन करता है? महमूद गजनबी। कौन करता है? महमूद गजनबी। और बहुत सारा धन लूट के लेके जाता है, यहां से बहुत ज्यादा विनाश करता है। फिर उसके बाद जो मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो यहां से होती है,
1191 से। जो मोहम्मद गोरी आता है पृथ्वीराज चौहान के साथ फाइट करता है और ये इसको हरा के भगा देते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं इसमें, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी हार जाता है। गोरी क्या हो जाता है? हार जाता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये हारा क्यों और यहां क्यों जीत गया बाद में? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ गया था कि ये विदेशी ताकतें अगर इंडिया में आने लगी तो हमारा अस्तित्व खत्म। तो उसने सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया था 1191 में 1191 में इकट्ठा कर लिया था और कहा मिलके लड़ो, मिलके लड़ा और भगा दिया, ठीक है। लेकिन 1192 में वो ये काम नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान सबको इकट्ठा नहीं कर पाया, सबको नहीं मना पाया। क्यों? क्योंकि कुछ राजा किससे मिल गए? मोहम्मद गोरी से मिल गए। आई समझ में नहीं? यही तो राजनीति होती है। उसने मोहम्मद गोरी ने और राजा को अपने साथ मिला दिया और 1192 में क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, फिर उसके बाद में 1194 में, अब इस पहले जो मोहम्मद गोरी से मिला था वो मिला था जयचंद। जब 1192 का आक्रमण हुआ था ना, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के। तो जयचंद था एक राजा, इसका पड़ोसी राजा पृथ्वीराज चौहान का। तो उसने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद गोरी का, उन्होंने साथ दिया। फिर 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसको निपटा दिया, चल तू भी निकल, ठीक है। इसको भी निपटा दिया, जयचंद को भी। तभी तो कहा मैं जयचंद है क्या भाई? तो ये तो जयचंद शब्द खराब, अब इसकी मीनिंग खराब मानी जाती है ना। एक तो अपने आदमी के साथ शुरू में धोखा दिया, फिर खुद को ही निपटा, फिर खुद भी निपट लिया उसके हाथों, है ना। तो जयचंद को क्या हुआ था? हाँ, 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसको भी खत्म कर दिया। तब जाके सही राज स्टार्ट होना हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ किसका? बाहर के राजाओं का इंडिया पर, ठीक है। 1206 से। कब से? 1206 से। 1206 से फिर एक क्या स्टार्ट हुई? एक डायनेस्टी स्टार्ट हुई, मतलब एक वंश स्टार्ट हुआ। क्या बोलते हैं इसको? गुलाम वंश। गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा था? पता है क्यों? क्योंकि गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अपने गुलाम को बिठा दिया, ले तू इधर राज करता रहा, मैं तो जा रहा हूं उधर, ठीक है। जहां से आया था वो वहीं निकल गया और यहाँ राजा किसको बना गया? वो अपने एक गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने क्या बनवाई है? कुतुब मीनार। जब कुतुब मीनार बनाई थी इसने तो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसीलिए ये गुलाम वंश माना जाता है। क्योंकि फिर इसका गुलाम ने इसको हटा के कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश आया वो, तो वो इसका गुलाम था। इसलिए पूरा डायनेस्टी क्या हो गई? गुलामों की डायनेस्टी हो गई। फिर उसके बाद एक नई डायनेस्टी आई जिसका नाम था खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश आया। उसके बाद कौन आया? तुगलक वंश आया। उसके बाद कौन आया? सैयद वंश आया। ये मतलब वंश तो समझ रहे हो ना, मैंने समझा दिया शुरू में आपको। फिर उसके बाद आया लोधी वंश। फिर लोधी वंश के बाद स्टार्ट होता है कौन सा? मुगल वंश। मुगल वंश आता है 1526 में। बाबर आता है। बाबर किस पर आक्रमण करता है? इब्राहिम लोधी पर। किस पर? और इब्राहिम लोधी को हटाता है और बाबर राज करने लग जाता है। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आता है। फिर उसके बाद उसका बेटा अकबर आता है। फिर उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आता है। फिर उसके बाद उसका बेटा शाहजहां आता है। फिर शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आता है। ये मैंने सब लिखा है इसमें, ठीक है। देखो, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने पानीपत में अपना राज कर लिया। फिर 1527 में बाबर ने एक और युद्ध जीता राणा सांगा के साथ, जबकि इसकी बाबर की जो वो थी ना सेना, वो हार चुकी थी। इतने युद्ध लड़वा रहा था ये बाबर। वो कह रहे वो भैया बस कर यार, कितने लोगों मरवाएगा। और राणा सांगा से जब युद्ध करने गया था, एक बात कही थी इसकी सेना ने कि नहीं, अब नहीं, राणा सांगा है वो, उससे नहीं। तब इसने एक मोटिवेट किया अपनी सेना को कि जिहाद का नारा, इस्लाम को बढ़ाओ, ठीक है। तब मोटिवेट हुई जनता और फिर से राणा सांगा को भी इन्होंने हरा दिया, निपटा दिया। कहां? खानवा के युद्ध में। फिर इसके बाद इनकी फिर एक और बाबर ने युद्ध किया। बेटा समझ लो, अभी फ्रेम बन रहा है किसके? मैदिनी राय के साथ में चंदेरी का युद्ध, इसको भी हरा दिया बाबर ने। फिर बंगाल सल्तनत के साथ इसका युद्ध हुआ बाबर के साथ, इसमें भी हरा दिया बंगाल सल्तनत को घाघरे के युद्ध में। फिर इसके बाद 1530 में बाबर निपट गया। और ऐसा माना जाता है कि बाबर जो मरा था वो एक दुआ मांगी थी उसने। हुमायूं इसका बेटा था, तो हुमायूं बीमार था, तो उसने कहा था कि खुदा तू इसकी बीमारी मुझे लगा दे, इसकी बीमारी मुझे लगा दो। तो इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा सच में हो गया कि उसी बीमारी से वो मर गया और वो ठीक हो गया, ठीक है। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। तो हुमायूं आ जाता है 1530 में, हुमायूं राज करने लग जाता है। फिर 1540 में हुमायूं को मार के भगा देता है शेर शाह सूरी,
शेरशाह सूरी जिन्ना सुना ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसने बनवाया था, पट्टेदारी इसलिए लेकर आया था, बहुत बढ़िया काम किए थे शेरशाह सूरी ने। लेकिन 1545 में ये शेरशाह सूरी भी मर जाता है और इसकी जो सल्तनत थी, इसकी जो वंशज थे वो संभाल नहीं पाते। फिर हुमायूं दोबारा रीबैक करता है, दोबारा आता है 1555 में, और जिसके सूरी के जो वंशज थे उनको मार के भगा देता है दोबारा। पहले हुमायूं को मार के किसने भगा दिया? शेरशाह सूरी ने। फिर शेरशाह सूरी को दोबारा उसके वंशज, शेरशाह सूरी तो मर गया, उसके जो वंशज थे, औलादे थी, वो नहीं संभाल पाई, उसको हुमायूं ने फिर से मार के भगा दिया। फिर उसके बाद 1556 में हुमायूं मर जाता है। सुना है कि ये एक लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था और इसका पैर फिसल जाता है, तीसरी चौथी मंजिल पे सीढ़ियों से गिरता गिरता लुढ़क फुढ़क मर जाता है। तो फिर उस वक्त अकबर बहुत छोटा होता है, सुना है 12-13 साल का ही होता है, सुना है, ज्यादा मुझे याद नहीं, ध्यान नहीं है ना, 12 हाँ, उसका अमरकोट में होता है, तो 6 महीने लगते हैं उसको अमरकोट से यहां तक आने में। तो उस वक्त उस 6 महीने का फायदा कौन उठा लेता है? विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य, और ये उस पर आक्रमण करके उस राज पे अपना राज बना लेता है। लेकिन फिर अकबर आ जाता है, 6 महीने बाद अकबर पहुंच जाता है, साथ में बैरम खां होते हैं इसके, और दोनों मिलकर के हेमू विक्रमादित्य को फिर से हरा देते हैं। और फिर परमानेंट कौन बन जाता है? परमानेंट अकबर 50 साल राज करता है, 1556 से 1606 तक अकेला राज करता है अकबर। फिर उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आता है, फिर बीच में नूरजहां आ जाती है, फिर शाहजहां आ जाता है, फिर औरंगजेब आ जाता है, जहांगीर। फिर उसके बाद औरंगजेब की जो सल्तनत होती है वो काम की रहती नहीं है, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज आने के बाद इन सब पर अंग्रेज अपना राज कर लेते हैं। फिर अंग्रेज बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं, फिर कांग्रेस आती है, महात्मा गांधी आते हैं, फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और 1547 में हमारी देश की आजादी हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आगे हम लोग, ठीक है। और आज 2025 है, अब 2029 में फिर मोदी सरकार एक बार और, ठीक है। ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो हमने क्या किया, एक फ्रेम बनाया पूरी हिस्ट्री का। एक बार रिपीट कर ले पूरी हिस्ट्री को 5 मिनट में, 5 मिनट में हिस्ट्री पढ़ ले। चलो देखो, सबसे पहले क्या होती है हमारी, मतलब बहुत बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है, कैसी है, महत्व क्या है, सब छोड़ते हैं, सीधा आते हैं हिस्ट्री कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी? एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट में क्या पढ़ते हैं? मिडिवल, ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं 4 सोर्सेस को जानने के। कौन कौन से? रिलीजियस स्क्रिप्ट और बताओ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स और फॉरेनर्स इंफॉर्मेशन और आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस। उसके बाद हमने पढ़ा पुरानी हिस्ट्री, मतलब डेट्स को पढ़ा, बीसी और एडी को। फिर हमने पुरानी हिस्ट्री को पढ़ा, सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। फिर उसके बाद हमने ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कुछ धर्मों के बारे में जाना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद हमने कुछ वंश जाने, कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने अशोक, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, फिर बिंदुसार को पढ़ा, फिर अशोक को पढ़ा। ध्यान से सुनते रहो। उसके बाद अशोक के बाद किसको पढ़ा? उनके 2 बच्चों के बारे में जाना, एक महेंद्र और एक संघमित्रा, है ना, वो श्रीलंका गए थे, धर्म प्रसार किया। उसके बाद हमने सारी चीजों को करने के बाद मिडिवल में घुस गए। मिडिवल में 711 में कौन आया था? अब्दुल्ला और बुंदेला। किसने भेजा था? मंसूर हज्जाज ने। उसके बाद कौन आया? कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, 712 में राजा दाहिर को हरा के भगा दिया उसने। उसके बाद 1024 और 25 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, किसने? महमूद गजनवी ने। फिर उसके बाद गौरी आया, कितने में? 1191 में। 1191 पृथ्वीराज चौहान के साथ झगड़ा हुआ, हार के चला गया। फिर 1192 में दोबारा हुआ, ठीक है, तराइन का युद्ध भी बोलते हैं इसको। उसमें किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने। किसने साथ दिया था? जयचंद ने। फिर जयचंद को हराया मोहम्मद गौरी ने, किसमें? 1194 में। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? वंश बनने आने लगे। कौन कौन से वंश? सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर कौन सा आया? खिलजी वंश, फिर कौन सा आया? तुगलक है, सैयद, फिर लोधी। फिर उसके बाद कौन आया? बाबर। बाबर ने 26 में लड़ाई की, किससे? इब्राहिम लोधी से। फिर 27 में भी, 28 में भी, 29 में की, 30 में खलास, मर गया। किसकी वजह से? दुआ की वजह से। मतलब ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। उसका बेटा आया कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद फिर शेरशाह सूरी आया 1545-40 में। फिर 1545 शेरशाह सूरी भी खत्म। फिर 1555 में फिर कौन आया? हुमायूं दोबारा आया। हुमायूं ने जीता, फिर वो मर गया, किसने? 1556 में। 1556 में फिर एक राजा ने बीच में फायदा उठा लिया, किसने? हेमू
विक्रमादित्य ने, फिर अकबर आ गया अमरकोट से अपने किसके साथ, बैरम खां के साथ, फिर से उसने राज जीत लिया। उसके बाद उसके वंशज आए, उनने 50 साल राज किया, 1556 से 1606 तक। फिर उसके बेटा आया कौन, जहांगीर, फिर नूरजहां आई, फिर उसके बाद शाहजहां आया, फिर उसके बाद औरंगजेब आया, फिर उसके बाद उसकी मतलब उसकी जो पुश्ते आई, उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। 1498 में वास्को डी गामा आ गया था, नाव का आविष्कार। बहुत सारी चीजें हिस्ट्री पढ़ने के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर कांग्रेस पार्टी बनी, फिर उसके बाद गांधी जी भी आ गए लंदन से, है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, भगत सिंह जी आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए, फिर उसके बाद 1947 में क्या हो गया, आजादी हो गई, और आज 2025 है, ठीक है। अब जो है तो आज की हमारी पूरा फ्रेम बन गया, इसको एक बार रिपीट कर लेना, कल आप सब लोग पूरी हिस्ट्री मुझे बताएंगे जितनी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। थैंक यू, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा।